हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 पूरे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी को एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। देखिए, ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 20 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आपके हिंदी में टोटल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक टोटल 20 टॉपिक ही हैं और 20 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक होंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है और हिंदी इंग्लिश की ऐसी तैयारी करवाई जा रही है कि अब की बार आपको 100 में 100 लेकर आना है और आप लेकर आएंगे। अगर आप लोग रेगुलर हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको 100 में 100 मिलेंगे। मैं ये भी नहीं कहूंगा 100 में 95, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ऐसी क्लासेज अगर आपको मिलती रही तो यकीन मानिए एग्जाम तक तो आप लोग हल्ला बोल देंगे, आग लगा के आएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब तक जो हो चुका, जितना एंजॉय आपने किया या फिर जितनी पढ़ाई की उसको एक साइड में करके अब जो समय आ रहा है यही गोल्डन टाइम है। इसको आप लोग अच्छे से यूज कीजिए। आप एक टॉपर से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ, जो 2-3 महीने लास्ट के होते हैं उसमें मैं बहुत अच्छी तैयारी करता हूं, ठीक है, और वही गोल्डन टाइम होते हैं। तो इस गोल्डन टाइम को आप लोग बेकार मत कीजिए, इसको गोल्डन टाइम को गोल्डन बनाइए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका टारगेट है 100 में 100 लाने का तो भैया ध्यान से समझिएगा। ये कोई पहला वीडियो नहीं है, मैं आपको ऐसे वीडियोस पहले भी दे चुका हूं। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, अगर आप लोग हमें उतना सपोर्ट करें, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। 10,000 रखता हूं मैं टारगेट इस लाइक का। अगर आप लोग इस 10,000 लाइक के टारगेट को पहुंचा देते हैं तो आगे मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं, आपको भी मेरा सपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये एक मैराथन क्लास है। मैंने आपको बताया 20 टॉपिक हम पढ़ेंगे भाई। अब वो 20 टॉपिक कौन कौन से होंगे जो हम पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, 10 नंबर का आता है। फिर गद्यांश 10 नंबर, पद्यांश 10 नंबर। सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कैसे कॉपी में लिखना है। फिर हम लेखक का जीवन परिचय जो साहित्यिक परिचय आता है 5 नंबर। फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, ठीक है। कैसे लिखते हैं साहित्यिक परिचय, सारी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो अन्य वीडियो के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम कहानी पढ़ेंगे 5 नंबर का, खंड काव्य 5 नंबर का, ठीक है। आप लोगों में कौन सा खंड काव्य है कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप लोग चाहें तो इसी समय को सोना बना दें और चाहे तो इसी को सोने में गुजार दें, क्या चाहते हैं आप, ठीक है। 8वां देखिए संस्कृत गद्यांश, ये 7 नंबर का रहेगा, ये खंडखा है, ठीक है। फिर संस्कृत पद्यांश श्लोक 7 नंबर का। ये मैं बोलते नहीं जा रहा हूं, अभी हम आगे सबको पढ़ेंगे भी, ठीक है। सिर्फ कहना मेरा काम नहीं, हमें तो करके दिखाना है। फिर हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर। फिर शब्द युग्म पढ़ेंगे, ये भी 2 नंबर का आता है। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर। फिर वाक्य संशोधन 2 नंबर का, ठीक है। रस छंद अलंकार तो पता ही है 6 नंबर का, तीनों आता है, 2-2 नंबर का 3, ठीक है। फिर पत्र लेखन 6 नंबर और निबंध 9 नंबर। टोटल हम भैया 100 में 100 नंबर का पूरा पेपर इस वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब पूरी कॉपी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, आप समझ लीजिए। जितने टॉपिक मैंने बताया सारे के सारे हम पढ़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने आपको मोटिवेट किया। अभी आगे हम क्लासेस सारी पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले मैं लेकर आया हूं। हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल मैं आपको इस वीडियो में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं है, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कहानी सारी चीजें पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता हो भैया स्मार्ट बनिए, तुरंत आंसर दीजिए। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करके। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन थे? मतलब भाग्यवती जो है ये हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है, बट इसके लेखक कौन है?
का है नवीन चंद्र राय, खा है गोपाल राम गहमरी, गा है श्रद्धा राम फुल्लौरी और खा है देवकी नंदन खत्री। तो भैया श्रद्धा राम फुल्लौरी जी जो हैं ये भाग्यवती के लेखक हैं और भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास किसे माना जाता है? भाग्यवती ऑप्शन होगा, तुरंत आंसर दे दीजिएगा, इसको सरा बनाइएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और घा है प्रेमचंद्र। तो देखिए ब्राह्मण पत्रिका जो है इसके जो लेखक है वो प्रताप नारायण मिश्र जी है, मतलब इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? संयोगिता स्वयंवर आपने सुना होगा इसको। देखिए का है आपका जयशंकर प्रसाद, ये जो सरा है इसको सरा की तरह बनाइएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है श्रीनिवास दास और घा है रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्रीनिवास दास। देखिए संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है इसके लेखक श्रीनिवास दास जी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है सदल मिश्र, गा है लक्ष्मण सिंह और घा है लाला श्रीनिवास दास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। ये जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, मतलब सरस्वती पत्रिका किस युग की है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका है किस युग की? का है शुक्ल युग की, खा है द्विवेदी युग की, गा है भारतेंद्र युग की और घा है छायावादी युग की। तो देखिए सरस्वती पत्रिका जो है भैया ये द्विवेदी युग की है, मतलब जो इसके लेखक हैं वो द्विवेदी युग के हैं। कौन है इसके लेखक? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूं। 6वां देखिए क्वेश्चन, संपादन द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया, किसने दूर किया? मतलब संपादन के द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को किसने दूर किया? का है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, खा है प्रताप नारायण मिश्र ने, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। संपादन द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दूर किया। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए अभी मैंने ब्राह्मण पत्रिका बताई जिसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। अब प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है मुंशी प्रेमचंद्र, गा है गणेश शंकर विद्यार्थी और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए प्रताप पत्रिका जो है इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? इसमें से कौन है जो निबंधकार नहीं है भैया, जिन्होंने निबंध की रचनाएं नहीं की हैं? का है विद्यानिवास मिश्र, खा है प्रेमचंद्र, गा है कुबेरनाथ रायद और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं ये एक उपन्यासकार हैं, ये निबंधकार नहीं है, निबंध रचना इन्होंने नहीं की है। तो 8 का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 8 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, देखिए, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, आप देखेंगे अगर पेपर्स उठा के तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम था, रियल नेम। का है अज्ञेय का, खा है राहुल सांकृत्यायन का, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी का और घा है जैनेन्द्र कुमार का। तो भैया ये राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे, ठीक है, ये जानना जरूरी है। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन होगा, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, हंस नामक पत्रिका के संपादक का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है मुंशी प्रेमचंद्र। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं हंस नामक पत्रिका के संपादक। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पता थे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा फिनिश होता है 10 क्वेश्चन। अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश की ओर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। भैया ये 10 नंबर का आता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा है, 2 गद्यांश आपको दिए रहेंगे, किसी एक को ही सॉल्व करना होगा, 10 नंबर आपको मिलेगा। बस आपको क्या आना चाहिए? पहचानना आना चाहिए कि आखिर ये किस पार्ट से लिया गया है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो तो मैं बताऊंगा। देखिए
कुछ इस प्रकार से पहले आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़िएगा ध्यान से, पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। सिर्फ जो आपका पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है वो अलग से लिखना होगा, ठीक है, जिसको पता होगा लिख लेगा। देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। भैया जब मनुष्य नहीं होंगे तो राष्ट्र कहां से होगा। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। अब चैप्टर का नाम तो पता चल चुका होगा, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। पढ़ने से आपको ये पता चला होगा कि ये जो हमारा चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है उसी से ये लिया गया है, क्योंकि सीधा सीधा लिखा, देखिए राष्ट्र का स्वरूप, ठीक। इसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो देखिए ऐसे आपको गद्यांश दिया गया, नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे इसी गद्यांश से रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जब आप लोग पाठ का नाम पहचान लेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, और आप लोग संदर्भ करके इसको लिख देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है। देखिए ध्यान से समझिए, रेखांकित अंश मतलब जिनके नीचे रेखाएं हैं। देखिए यहां से पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। सिर्फ इतने का आपको व्याख्या करना है, ठीक है, अपनी भाषा में, कोई जरूरी नहीं है किताबी भाषा यूज करें। तीसरा देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो भैया राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, जब जब पृथ्वी और जन दोनों नहीं रहेंगे तो राष्ट्र की कल्पना हो ही नहीं सकती। मतलब आप लिख सकते हैं कि मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ऊपर दिया गया है सारी चीजें, देखिए क्या लिखा है, यहां देखिए, पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है भैया, ठीक है, सिंपल सा है। चौथा देखिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो लिख दीजिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र बनाते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ठीक है, तो राष्ट्र बनाते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में दिया रहेगा ज्यादातर। पांचवा देखिए, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, ठीक है, तो पृथ्वी पर जब जन का निवास होगा, जन का मतलब हम लोगों का निवास होगा, तब वो माता की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन रहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऐसे लेंगे, आपके पास तो पेज रहेंगे ही। जैसे आपको ये वाला गद्यांश सॉल्व करना है तो पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, वो तो डालना ही डालना है। फिर आप लोग ऐसे लिखेंगे मातृभूमि, ठीक है, मतलब इस गद्यांश का फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, पर भी लिख सकते हैं ऐसे, मातृभूमि पर डॉट डॉट करके। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हमने यही वाला किया है। फिर लास्ट में है पुत्र हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे पुत्र हैं, पुत्र हैं। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, देखिए मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने यही वाला गद्यांश किया है, क्योंकि क्वेश्चन उतारना नहीं होता, डायरेक्टली आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, 2 गद्यांश रहेंगे, एक ही सॉल्व करना, तो ऐसे लिख देंगे तो उसे पता चल जाएगा भैया यही आपने किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। चलिए लिख देते हैं। तो ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालकर हम लोग देखिए ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और एक हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्योंकि पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो संदर्भ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, ठीक है। देखिए जो रंग बिरंगे पेन है उसका यूज मत कीजिएगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखे ताकि पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाए। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। देखिए ये आपका हिंदी का गद्य है, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे गद्य भाग, ठीक है, गद्य भाग में संकलित ठीक है। एवं अब देखिए जो लेखक का नाम लिखेंगे उनकी थोड़ी विशेषता लिख देंगे। देखिए ये जो हमारे हैं ये भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, ठीक है। अब आपको लिखना है लेखक का नाम, कौन है, डॉक्टर
वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम हमारे है राष्ट्र का स्वरूप। जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, दैट्स अ बेटर, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। आप चाहे तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अच्छा और एट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, जैसा आपको लिखना है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। इस तरह से संदर्भ लिखोगे तो 2 में 2 पूरे नंबर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो ऐसे आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना होगा। पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा गया था। आप चाहते तो पाठ का नाम हेडिंग डाल के राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम हेडिंग डाल के डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिख सकते थे, नंबर तब भी मिल जाएगा। लेकिन संदर्भ में लिखेंगे तो आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों हो गया। मान लीजिए अशोक के फूल चैप्टर का आ जाए तो ऐसे लिख देना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब सिर्फ आपको पाठ का नाम लेखक का नाम बदल देना है, विशेषता इनकी हटा देनी है, विशेषता जिस लेखक का आप लिखेंगे उनका लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इतने का व्याख्या करना है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र है। तो ऐसा नहीं है कि 2 लाइन लिखा है तो 2 ही लाइन लिखे हैं, आप बढ़ा चढ़ा कर लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दूसरा हेडिंग डाल के लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखिएगा, मेरा मतलब है जो मैंने लिखा है, अगर ये नहीं लिख सकते तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से लिखिएगा, बस उसी से रिलेटेड रहे, नंबर मिल जाएगा। क्योंकि कोई स्टूडेंट गद्यांश को पूरी तरह याद करके नहीं आता, और हो सकता है कि आप याद करें वो ना आए, तब क्या करोगे? तो लिखना आना चाहिए, पाठ का नाम सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन का भी हमने आंसर लिख दिया है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था, इसका भी हमने आंसर लिख दिया, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। तीसरा देखिए, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो मैंने बताया था आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर अभी कुछ देर पहले। देखिए, मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब सिर्फ एक लाइन का आंसर, 2 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। और इसका आंसर ऊपर दिया गया है, देखिए क्या है, मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो राष्ट्र बनाते हैं। ऐसे लिख दीजिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। देखिए ऊपर लिखा है, यहाँ पे देखिए, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। बस हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। हमने 8 नंबर कंप्लीट कर लिया। 5 है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब जैसे ही पृथ्वी पर लोग रहने लगेंगे, वो मातृभूमि हो जाएगी हमारी। हम लोग कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा अगर इस प्रकार से लिखोगे तो, ठीक है। मतलब ये ट्रिक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, मतलब एक गद्यांश दिया रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 का आंसर देंगे, आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये आपका हो गया महत्वपूर्ण गद्यांश। आई होप समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश को। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है महत्वपूर्ण पद्यांश। 10 नंबर का ये भी आता है भैया, ठीक है। और सेम प्रोसेस रहेगा, वहां पे एक गद्यांश आपको दिया गया था, यहाँ पे एक पद्यांश दिया जाएगा। मतलब जो आपका हिंदी का पद्य सेक्शन है, ठीक है, जिसमें कविताएं हैं लगभग, तो उससे ये रहेगा। देखिए पहचानिए किस चैप्टर से है। गिर रहे थे घुंघरारे बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुक्त्यान
मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। ठीक है, मतलब ये जो हमारा पद्यांश है ये हमारे श्रद्धा मनु से लिया गया है, जिसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जो श्रद्धा मनु चैप्टर है ये कामायनी से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी, उसी से ये हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है श्रद्धा मनु। ठीक है, मतलब यहाँ पर श्रद्धा जी के बारे में बोला जा रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे, ठीक है, घुंघराले बाल, मतलब श्रद्धा जी के जो केस हैं वो सुंदर और घुंघराले थे, मतलब वो घुंघराले बाल आपने देखा होगा कुछ लोगों का। ठीक है, अंश अवलंबित मुख के पास, यानी कि वे जो बाल है वो उनके चेहरे से होकर कंधों पर झूल रहे थे। ठीक है, अंश अवलंबित, अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है, मुख का मतलब होता है चेहरा। तो उनके जो बाल हैं वो चेहरे से होकर कंधों पर झूल रहे थे। और कैसे झूल रहे थे? जैसे नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ठीक है, मतलब कुछ और उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। इसका मतलब क्या होगा देखिए, नील घन सावक, घन सावक का मतलब होता है शिशु बादल, ठीक है, से सुकुमार, सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, ठीक है, विधु का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके जो बाल है वो मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो बाल हैं वो ऐसे घुंघराले थे और ऐसे वो झूल रहे थे जैसे मानो अमृत पान, अमृत पीने के लिए नन्हे नन्हे जो बादल हैं वो सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बताया जा रहा है कि उनके बाल ऐसे झूल रहे थे कंधों से जैसे मानो अमृत पान करने के लिए जो बादल हैं वो सागर तल को स्पर्श कर रहे हैं। बादल और सागर कहाँ हैं? दोनों जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आगे देखिए, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम। और कहा जा रहा है कि उनके सुंदर मुख पर मुस्कान बिखरी हुई थी। देखिए क्या है, और उस मुख पर वह मुस्कान, उनके सुंदर मुख पर बिखरी हुई जो मुस्कान है उसको देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे रक्त किसले पर ले विश्राम। ठीक है, रक्त किसले पर ले विश्राम, वो ऐसा आभास हो रहा था जैसे अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। देखिए भैया, हमारा हिंदी जो पद्य है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, मतलब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी ज्यादातर आपको पता है और हिंदी में कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बताया ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखिए, मेन तो आपका क्वेश्चन है भाई, वो तो आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है, वो मैं अभी बताऊंगा। संदर्भ के लिए 2 नंबर मिलेगा आपको। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने की व्याख्या करना है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, इसका आपको व्याख्या करना है। तीसरा देखिए, यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? तो सिंपल सा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रद्धा जी की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लिख देंगे बिना हिचकिचाहट के कि यहाँ श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। चौथा देखिए, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, पांचवा देखिए, अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अम्लान और अभिराम, देखिए अम्लान का मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है, और अभिराम का मतलब होता है मनमोहक। ठीक, तो ये होता है, अभी मैं बताऊंगा एक एक को। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे उसको हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना होगा, वो मैं यहाँ पे नहीं डालने वाला। देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड लेंगे, घिर रहे, घिर रहे, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। फिर डॉट 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 करके ऐसे करेंगे और लास्ट वर्ड इसका लिखेंगे। देखिए अभिराम, हो अभिराम, या ऐसे अभिराम भी लिख सकते हैं, हो अभिराम। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब एक हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा, संदर्भ, जैसे उसमें लिखा था। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो ऐसे 1 करके लिखिएगा। ठीक है भाई, मैं बता दूं, अभी तो मान लीजिए मैं लोकल कॉपी लिख रहा हूं, आप एग्जाम की कॉपी जब लिखेंगे तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखोगी? वही सेम प्रोसेस। यहां पे एक पद्यांश है तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ प्रस्तुत पद्यांश, इसमें इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम कवि का नाम लिख देंगे, श्री जयशंकर प्रसाद, श्री जयशंकर प्रसाद
के कामायनी। देखिए ये जो रचना ली गई है ये कामायनी से लिया गया है। कामायनी एक बड़ा महाकाव्य भैया, महाकाव्य है, तो कामायनी से ये छोटा सा शीर्षक लिया गया। तो कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के, देखिए पद्य भाग है, वो आपका गद्य भाग था, तो यहां पे लिख देंगे पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित अब आपको लिखना है पाठ का नाम, ठीक है। देखिए ये लिया गया है श्रद्धा मनु से, तो ऐसे लिख देंगे श्रद्धा मनु, ठीक है। शीर्षक कविता से अवतरित है, ठीक है। तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। मतलब आपको पाठ का नाम श्रद्धा मनु और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जरूर लिखना है, ठीक है। और जैसा मैंने गद्यांश में बताया था आप वैसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के, ठीक है, हिंदी पद के ऐसे लिखना है जैसे मैंने उसमें बताया था भाई, जैसा बताया था वैसे अगर लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो आपका 2 नंबर यहां पर क्लियर हो जाता है। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इतने का आपको व्याख्या करना है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, बस इतने का व्याख्या। तो देखिए इसको मैं अपनी भाषा में स्टाइल से लिखूंगा। देखिए, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। उनके जो बाल हैं घुंघराले बाल, वो ऐसे झूल रहे थे जैसे मान लो कि कोई बादल का नन्हा सा बादल जो है वो अमृत पान करने के लिए सागर तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। बस यही आपको लिख देना है, 2 नंबर यहां पर भी क्लियर हो जाएंगे। तीसरा देखिए, यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? तो देखिए मैंने बताया था श्रद्धा जी के, तो तीसरे का आंसर होगा यहां श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया। श्रद्धा ऐसे लिखिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के थोड़े से लॉन्ग दिखेंगे, बाकी सब एक एक लाइन का आंसर रहेगा। चौथा देखिए, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऐसे लिख दीजिए सीधा सीधा कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्लान और अभिराम शब्दों का अर्थ बताइए। अम्लान और अभिराम, तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा। देखिए, अम्लान का अर्थ स्वच्छ या स्निग्ध है और अभिराम का अर्थ मनमोहक होता है, ठीक। बस हो गया। तो इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा पद्यांश में। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 10 नंबर ले जाइए, फ्री के रखे होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बस आप पाठ को पहचानिए, थोड़ा अच्छे से उसको लिखिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा भैया। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। अभी हमने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश। अब हम चलते हैं जीवन परिचय की तरफ। तो देखिए, लेखकों के जीवन परिचय में हमने लिया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उनका क्यों नहीं लिया? देखिए उनका मैं पहले बता चुका हूं, ये हिंदी का पहला मैराथन क्लास नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको हिंदी के मैराथन क्लास प्रोवाइड करवा चुका हूं। नहीं देखो हो तो सर्च करके देख लो, उसमें मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल सबका जीवन परिचय बता दिया है। बार बार वही लेना उचित नहीं है, तो मैंने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का इसमें लिया है। देखिए, जब भी 12th में एक कंफ्यूजन आपको रहता है कि सर जीवन परिचय लिखें या साहित्यिक परिचय लिखें, तो देखिए आपके एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय आता है, 5 नंबर अगर लेना है। मैं यही प्रीफर करूंगा आपको कि छोटा सा जीवन परिचय पहले लिख दीजिए। एक जीवन परिचय हेडिंग डालिए, उनका जन्म और उनकी मृत्यु केवल लिखिए, बाकी कुछ मत लिखिए। और साहित्यिक परिचय आपको मेनली लिखना है, साहित्यिक परिचय। और अगर आप लोग चाहें तो केवल साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, पहले छोटा सा हेडिंग आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें सिर्फ यहां से लेकर इनका जन्म यहां तक हुआ था बस, ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 2005 में हुई। आप इतना ही लिखें तो भी बेटर है, ठीक है, और इतना बड़ा लिख देंगे तो और अच्छा है, जैसा टाइमिंग रहेगा वैसा आप लिख दीजिएगा। फिर मेन हमारा आता है साहित्यिक परिचय, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखना होता है कि साहित्य में इन्होंने कैसी रचनाएं की, क्या क्या किया, कैसे रहे, ठीक है। देखिए जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया। मतलब जो जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इन्होंने दक्षिण भारत की जो चारों भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उनमें साहित्य का इतिहास इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब वैसे वो तेलुगु भाषी थे लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य में भी अपनी रचनाएं करके, हिंदी भाषा में भी रचनाएं करके खुद को श्रेष्ठ साबित किया। भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी सर्व प्रमुख है, ठीक है। तो इतना आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। सब नोट करते रहिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैंने बताया था हमारा शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां सारे नोट्स मिलेंगे। आते हैं रचनाओं पर, क्योंकि आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखें, तो रचनाओं को लिखना जरूरी है। तो अब तक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी, छठवां है शोध और बोध, सातवां है तेलुगु वारुल, आठवां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये अंग्रेजी ग्रंथ है, अंग्रेजी में ये संपादित की गई ग्रंथ है अंग्रेजी में, ठीक है। तो इतनी ग्रंथ इनके संपादित हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लेखक का जीवन परिचय। इसमें सिर्फ साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां भी लिख सकते हैं, लेकिन जीवन परिचय छोटा सा लिखेंगे, दैट्स अ बेटर, ठीक है। तो ये हो चुके हैं, इनको हटाएंगे हम और लाएंगे हम अब हम कवि को। देखिए कवियों में हमने लिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। आप लोग कहेंगे सर इसमें महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी हैं। तो मैं आपको पहले भी मैराथन क्लास दे चुका हूं, उसमें मैंने उन सारे कवियों का जीवन परिचय बता दिया। आप अलग से भी सर्च करेंगे आ जाएगा, बस पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिए। आप कुछ भी सर्च करिए, जैसे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे, मैंने बड़ा लिख रखा है, आप लोग इसमें से 4-5 लाइन को चूज कर लीजिए और छोटा सा लिखिए। देखिए अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में करतारपुर जालंधर में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। फिर इनकी मृत्यु लिखनी है। ये बीच में जो लिखा है ये मैं वैसे बता रहा हूँ। ये वत्स गोत्र और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुराने ढंग से अष्टाध्यायी रटकर संस्कृत में हुई। इसके बाद इन्होंने फारसी और अंग्रेजी सीखी। इनके आगे की शिक्षा मद्रास, चेन्नई और लाहौर में हुई। 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। बस आप लोग क्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक लिखिए, ठीक है। इनके पिता पंडित हीराचंद शास्त्री भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे और लास्ट में लिख दीजिए 4 अप्रैल 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया। बस छोटा सा लिखना है, मेन आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। देखिए साहित्यिक परिचय, अज्ञे जी की रचनाओं में उनका व्यक्तित्व बहुत मुखर रहा है। वे प्रयोगवादी कवि के रूप में विख्यात हैं और उनकी प्रतिभा निरंतर परिमार्जित होती जा रही है, ठीक है। मतलब उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। काव्य का ही एक रूप प्रयोगवादी काव्य के, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। प्रयोगवादी काव्य के आंदोलन में प्रतिफलित हुआ। इसका प्रवर्तन तार सप्तक के द्वारा अज्ञे जी ने ही किया था। तो तार सप्तक के संपादक यही हैं। इन्होंने अपने कलात्मक बोध, समृद्ध कल्पना शक्ति और संकेतमयी अभिव्यंजना द्वारा भावना के अनेक नए अनछुए रूपों को उजागर किया। इतना आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। रचनाओं में देखिए इनका प्रमुख रचनाएं आंगन के पार द्वार, सुनहले सहवाल। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से भी। तीसरा है पूर्वा, चौथा है हरी घास पर क्षण भर, पांचवा है बाबरा अहेरी, छठवां है अरि ओ करुणा में प्रभामय, सातवां है इंद्र धनुष रौंदे हुए ये, ठीक है। आठवां है कितनी नाव में कितनी बार, 9 नंबर है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, 10वां है इत्यलम, 11वां है चिंता, 12वां है सागर मुद्रा, 13 नंबर है महावृक्ष के नीचे,
14 नंबर है भग्न दूत, 15 नंबर है रूपामरा, 16 नंबर है नदी के पार द्वार, ठीक है, और लास्ट में है छाया, और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। यानी कि बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की थी, ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, जैसा मैंने बताया। थोड़ा दूसरी तरफ से बहुत सारी रचनाएं हैं, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बुक में भी देख लीजिएगा। अब आते हैं कहानी पे। देखिए कहानी जो है आपके हिंदी में 5 मार्क्स का आता है। इसमें 2 कहानी बहुत ज्यादा फेमस है आपके 12th में, एक है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर, ठीक है। तो हम इसमें बहादुर कहानी को पढ़ेंगे। देखिए क्या है, अमरकांत जी द्वारा बहादुर कहानी का सारांश हम पढ़ेंगे। देखिए 2 जो कहानियां हैं ये 2 तरीके से आती हैं। एक तो इनका उद्देश्य, जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का उद्देश्य, ठीक है। दूसरा है दोनों का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश। तो इसमें मैंने लिया है बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। तो देखिए आखिर ये है क्या, पूरा मैं कहानी बता देता हूं आपको, बस ध्यान से समझिए, सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। मतलब अमरकांत जी द्वारा लिखी जो बहादुर कहानी है ये एक मिडिल क्लास फैमिली में नौकर के साथ किए गए कट व्यवहार की कहानी है। मतलब नौकर के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की। देखिए अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब निर्मला जी जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ नौकर को देखती हैं कि उनके यहाँ नौकर काम करते हैं, शान शौकत से रहते हैं, तो वो भी सोचती हैं कि हम भी एक नौकर रख लें, ठीक है। फिर बहादुर जो है एक लड़का है, नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। मतलब बहादुर जो है वो जब अपने घर पे था तो उसकी माता जी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, ठीक है। अब भाई किसी की माँ जो है वो वैसे ही नहीं बोलेगी, कुछ गड़बड़ी थी तभी बोलती थी, ठीक है। तो बुरा व्यवहार वो करती थी, इसलिए वो घर छोड़कर शहर चला आता है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है, यानी कि निर्मला को नौकर की जरूरत थी, तो वो जो है उनके घर में नौकर के रूप में एज अ सर्वेंट काम करने लगता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, मतलब पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। भाई नया नया आता है तो सब बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है। जैसे हम कपड़े अगर नए ले आए तो उसको बहुत अच्छे से रखेंगे, जैसे 2-4 दिन पहन लेंगे, अरे यार छोड़ो, ठीक है, दूसरा ले आएंगे। तो निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो कठोर प्रकृति के हो जाते हैं। फिर वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद इसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब जो बहादुर निर्मला के घर पे कार्य करता था नौकर के रूप में, पहले तो उससे अच्छे से व्यवहार किया जाता है और बाद में उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उससे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है, ठीक है। जब इतना कुछ हो गया, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। फिर वो घर छोड़कर चला गया। भाई जो अपने नहीं काम आएंगे तो दूसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। मतलब बहादुर सारा काम घर का करता था, जैसे ही वो चला गया तो घर का काम कौन करेगा, ठीक है। सब लोग एकदम आराम के आदी हो चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है, अब वो उसको ढूंढने में लग जाते हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब उसका घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने सुना होगा। पछताने से क्या होगा जब सब कुछ हो चुका है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। मतलब अगर कहानी में एक वर्ड में कहूं तो बहादुर जो है, ये जो कहानी है ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ की गई कटु व्यवहार की कहानी है, ठीक है। तो क्या होता है कि नेपाल का एक 12 से 13 साल का लड़का जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार के कारण घर छोड़कर शहर चला आता है। फिर निर्मला जो है, जो लेखक की पत्नी है, वो उनको अपने यहाँ नौकर के रूप में रख लेती है। पहले तो बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में धीरे धीरे उसके साथ वो कठोरता बरतने लगते हैं और क्या करते हैं, गाली गलौज उससे करते हैं, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। और इतना ही नहीं, बहादुर को झूठी चोरी के इल्जाम में उसे पीटा भी जाता है। फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। भाई इतना ज्यादा कोई टॉर्चर करेगा तो घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, वो घर छोड़कर चला जाता है। फिर सारे लोग उसको ढूंढते हैं कि यार
ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर क्या होता है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो चला गया तो पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर सारा घर का काम करता था, किसी को करने नहीं देता था, खुद करता था, ठीक है। वो चला गया तो सब लोगों को खुद का काम करना होगा, ठीक है। तो ये कहानी इसी पर डिपेंड है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल ये आज की कहानी है। तो ये था आपका बहादुर कहानी का सारांश। आगे बढ़ते हैं, हिंदी का संस्कृत गद्यांश पढ़ेंगे, 7 नंबर का ये आता है, ठीक है। इसमें आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और दिया जाएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले आप लोग पहचानिए ये किस चैप्टर का हो सकता है। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रस्यन्ति, ठीक है, किस चैप्टर का है। यानी कि महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देखिए ये हमारे महामना मालवीय चैप्टर से है। मैंने आपको बताया संस्कृत का जो गद्यांश है, संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इन सब सारे चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको संस्कृत गद्यांश को सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनर 7 में से 7 नंबर दे, 6.5 भी नंबर ना हो, 7 में 7 मिले, ठीक है। देखिए पहले इसको पढ़ता हूं मैं हिंदी मीनिंग के साथ, देखिए अपनी तरफ से मैं हिंदी बताऊंगा पूरा। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रस्यन्त, यानी कि महापुरुष जो लोग होते हैं वो सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देखिए भाई संस्कृत है, इसको मैं ऐसे ही आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा, एक एक वर्ड का नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, पढ़े होंगे आप लोग। देश सेवानुरक्त तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुम नाशक्नोत, ठीक है, जैसे संस्कृत है। देखिए यानी कि इसका मतलब होगा कि देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर ना रह सका। यानी कि जो हमारे महामना मालवीय जी हैं, ये देश सेवा में अनुरक्त ये एक युवक है उच्च न्यायालय के, ये जो है उसकी सीमाओं में बंधकर ना रह सका, ठीक है। आगे देखिए कुछ और महापुरुष के नाम लिए गए हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायके सह स्वोपदेशस्य स्वतंत्रता साग्रमेण तीर्ण, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होगा पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी वे देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। कौन? महामना मालवीय जी, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा। आगे देखिए, देहल्याम त्रयोविंशतित में कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, ठीक है। यानी कि सिर्फ इन्होंने इतना ही नहीं, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया, ठीक है। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट इत्यायस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आडंगल शासका भीता जाता, यानी कि इन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे, ठीक है, जो अंग्रेजी शासक थे, पहले की बात है ये। आगे देखिए, बहुवारम कारागारे निशिष्टोऽयम् अयम वीरम देशवर्धन नात्यंजन, ठीक है, यानी कि बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। मतलब ये पुरानी बात है, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब की ये बात है, ठीक है भैया। ये संस्कृत है और संस्कृत आप लोगों का कितना तेज है आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको उतना ही पढ़ें क्योंकि इसमें से 14 मार्क के हमारे क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क का संस्कृत गद्यांश और 7 मार्क का संस्कृत पद्यांश। अब सबसे पहले मेन बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए आपको ये गद्यांश दे दिया गया, इसको हिंदी मीनिंग के साथ सॉल्व करना होगा, ठीक है, मतलब आपको संदर्भ के साथ इसका अनुवाद लिखना है। तो जब भी आप लोग गद्यांश सॉल्व करें, आपको एक काम करना है। देखिए यहाँ पे हमें महापुरुषा, आपको तो पहले प्रश्न उत्तर संख्या डालना होगा, जो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे महापुरुषा हमने लिख दिया, फिर डॉट 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 ऐसे ऐसे करके देखिए इसका लास्ट वर्ड क्या है। देखिए लास्ट वर्ड है नाट्य जत, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? नाट्य जत, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देंगे। इसको लिखने से क्या फायदा है? देखिए आपको एग्जामिनर 2 गद्यांश देगा, आपके हिंदी के पेपर में 2 संस्कृत गद्यांश रहेंगे, उसमें से एक ही सॉल्व करना होगा। तो आपने कौन सा किया है उसको स्पष्ट करने के लिए ऐसे लिखना होगा। फिर आपको लिखना है संदर्भ। देखिए संदर्भ तो हम यहाँ पे आपको लिखेंगे, बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसे डालेंगे संदर्भ हेडिंग और लिखेंगे। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसका मतलब इसमें आपको लेखक का नाम तो लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम लिखना है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी
पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए भैया संस्कृत है तो संस्कृत भाग से ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे संस्कृत भाग, ठीक, में संकलित। अब हम लिखेंगे पाठ का नाम, सिर्फ इसमें पाठ का नाम देखिए ब्लैक से लिखिएगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ का नाम है महामना मालवीय, ठीक है, ये हमारे पाठ का नाम है। नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है, ठीक। ऐसे हमने इसको लिख दिया है। देखिए आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। पहले आप लोग ध्यान से गद्यांश को पढ़ेंगे, जो गद्यांश आपको पता होगा दोनों में से वो आपको करना है। वहां पे दो ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो संदर्भ ऐसे पहले डॉट डॉट करके लिख देना है, फिर संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। फिर आपको इस पूरे का हिंदी अनुवाद लिखना है, पता होगा तभी लिख पाएंगे, हमने लिख रखा है, अभी मैंने बताया। अभी देखिए अनुवाद, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। आपको भी अगर कुछ बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, आपकी तैयारी को रोक रही हैं, तो उनको तुरंत हटा दीजिए। कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बाहरी गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अब समय है सिर्फ पढ़ाई करने का। जो 2 3 4 महीने जो आपका भी है उसको पढ़ाई में दे दीजिए, बाकी का समय आप आराम से फिर बिताएंगे, ठीक है। तो महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। ऐसे टॉपर्स होते हैं, टॉपर जो है ये सामाजिक प्रलोभनों में फंसकर वो अपने टारगेट से विचलित नहीं होते और लास्ट में वो टॉपर बनते हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए खूब मन लगाकर। देश सेवा में अनुरक्त ये युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर ना रह सका। जो हमारे महामना मालवीय जी हैं ये उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे, ठीक है। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत उठे। इतना ज्यादा इनको ज्ञान था कि जब इन्होंने भाषण दिया तो अंग्रेजी शासक भी भयभीत उठे। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। हमारे महामना मालवीय जी कई बार जेल भी गए, लेकिन उन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा कि हम जब तक आज़ादी नहीं दिलवाएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत गद्यांश। तो ऐसे संदर्भ लिखकर ऐसे अनुवाद लिखोगे तो आपको 7/7 मिलेगा, ठीक है, ऐसे दे देगा एग्जामिनर। तो भाई सारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। अब हम लोग चलेंगे संस्कृत पद्यांश, जिसको श्लोक बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है संस्कृत पद्यांश। ये 7 नंबर का आता है और ये भी बाय चांस हमारे महामना मालवीय से ही है। आप लोग कहेंगे सर आप तो बताते हैं सुभाषित रत्नानी चैप्टर इंपॉर्टेंट है पद्यांश के लिए। देखिए सुभाषित रत्नानी एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ पद्यांश या श्लोक ही दिए हैं। वो चैप्टर पढ़ लोगे 7 नंबर क्लियर। लेकिन 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जिनके बीच बीच में एक एक श्लोक दिया गया, उसको भी पढ़ लीजिएगा, जैसे महामना मालवीय, ठीक है। ऐसे एक और चैप्टर है तो उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणः जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्तितनोः क्वाचिता, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणः, यानी कि जन सेवा से तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो, जिसने जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिनको जरा भी मृत्यु का डर नहीं है, ठीक है। एसाम कीर्तितनोः क्वाचिता, यानी कि जिनके यशस्वी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, ऐसे जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। हमारे महामना मालवीय जी उसी में से एक है, ठीक है। तो ये आपका देखिए गद्यांश से इजी आपका पद्यांश या श्लोक रहता है, 2 लाइन रहता है। इसका आप लोग संदर्भ लिखिए और अनुवाद लिखिए, नंबर तो सेम मिलेगा लेकिन उससे ये इजी रहेगा। तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे जयंती, ठीक है, जैसे उसमें हमने लिखा था जयंत लिख दिया, फिर डॉट डॉट करके आप और सुंदर लिखिएगा भाई, हम लोग जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, ठीक है। क्वाचित, तो इसको ऐसे लिख देंगे क्वाचित, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग खूब सुंदर सा एक संदर्भ। देखिए रंग बिरंगे पेन का यूज मत कीजिएगा, आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। संदर्भ में वही चीज लिखेंगे बट यहाँ पे पद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, वहां पे गद्यांश था या श्लोक आप कर सकते हैं पद्यांश के जगह पर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य
पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए संस्कृत भाग हम ब्लैक से ही लिखेंगे, ठीक है, संस्कृत भाग, ठीक है, में संकलित चैप्टर का नाम क्या है, महामना मालवीय, तो उसको ऐसे लिख देंगे महामना मालविया, ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। तो संदर्भ ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, मतलब गद्यांश की जगह पर पद्यांश कर देना है, ठीक है। कोई दूसरा चैप्टर है तो चैप्टर का नाम बदल दीजिएगा। अनुवाद तो मैंने बता ही दिया, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यशस्वी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, डर नहीं है, ठीक है। तो ये अनुवाद हो गया। तो ऐसे ही हम पद्यांश को सॉल्व करेंगे। दैट्स द इजी अकॉर्डिंग टू या कंपैरिजन टू गद्यांश। ये गद्यांश से इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि नया टॉपिक आया है, आपठित गद्यांश। तो देखिए आपठित गद्यांश से पहले हमारा एक टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यानी कि आपके एक पेपर में कैसा आता है, पहले आपका गद्यांश पद्यांश फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां रहता है, ठीक है, फिर रहेगा आपठित गद्यांश, अभी उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों में क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ऐसे दिया रहेगा अक्ल का दुश्मन, जो ब्लैक से लिखा है यही दिया रहेगा, आपको लिखना है इसका अर्थ अति मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन किसको बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा मूर्ख है। वाक्य प्रयोग करेंगे। एक बार रजिया ने सुल्तान से कहा, तुमसे तो कोई भी बात करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम तो अक्ल के दुश्मन हो। तो देखिए अक्ल का दुश्मन जो है इस वाक्य में आ चुका है, यानी कि ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या है, हाथ पांव मारना, इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रयत्न करना, मतलब सिर्फ आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिया रहेगा, ये रेड वाला और ये लिखना होगा, बट रेड से नहीं, ब्लू एंड ब्लैक से, ठीक है। तो हाथ पांव मारना यानी कि अत्यधिक प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग में देखिए, अपनी बेटी को MBBS में अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता शुभम ने खूब हाथ पांव मारे लेकिन सफल ना हो सके। देखिए हाथ पांव मारना, भाई मेरा नाम भी यहाँ पे आ चुका है, मैं पिता नहीं हूं भी, ठीक है, तो ये कोई दूसरा है। तीसरा देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, ये आपका है लोकोक्ति, यानी कि बंधनहीन, कोई भी बंधन ना हो, कोई आगे पीछे जिसके ना हो। तो देखिए रामू के कार्यों का अनुसरण मत करो, क्योंकि उसके तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, यानी कि ना तो फैमिली में कोई है ना कोई है, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वाक्य प्रयोग करना होगा, 2 नंबर एकदम क्लियर रहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा ईजी रहता है, बहुत ज्यादा ईजी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपठित गद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपठित गद्यांश है, ये 5 नंबर का रहेगा। ये देखिए इसकी जगह पर पहले संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन आता था, अब ऐसा नहीं है, उसको हटाकर आपठित गद्यांश कर दिया गया। इसमें एक गद्यांश दिया रहेगा जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा, और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसका आंसर दीजिए, 5 नंबर ले जाइए। लेकिन इसके लिए आपको पहले गद्यांश पढ़ना है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा बड़ा गद्यांश है, बड़ा भी दिया जा सकता है, छोटा भी दिया जा सकता है। देखिए, निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाओं जीते हुए महिलाओं किसी भी समाज का स्तंभ है, लेकिन आज भी दुनिया के हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में भारत महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वो सम्मान घटने लगा। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं, ठीक है, कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। गांव में ऐसा कहाँ होता है, गांव में क्या है, अभी भी शहर में देखिए लड़कियां जो है लड़कों से आगे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा गांव में अभी भी नहीं है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर में काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अतिनिर्भरता
अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है तो जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में, देखिए थोड़ा बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ोगे तो कैसे क्वेश्चन का आंसर दोगे जो इसके नीचे दिया गया। अपना स्थान बनाती हैं, समाज में अनेक वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। अब तो ऐसा होने लगा है कि महिलाएं के आने से पहले ही, जब तक वो छोटी रहती हैं, उन्हें मार दिया जाता है एमनियोसेंटेसिस के जरिए, जिसको अब इंडिया में बैन कर दिया गया है। ठीक है, देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड रहेंगे भाई, और इसका आंसर वही दे पाएगा जो अच्छे से गद्यांश को पढ़ेगा। ठीक है, हमने पढ़ा है, हम आंसर दे देंगे। देखिए, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, दूसरा है वे आत्मनिर्भर थी, तीसरा है वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी, चौथा है वे शिक्षित थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। देखिए, वो आत्मनिर्भर नहीं थी पहले, ना ही वे निर्णय लेने में सक्षम थी, ना ही शिक्षित थी, इसीलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता हुई, क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आपको ऑप्शन नहीं उतारना है, वहां पे सिर्फ आंसर लिख देना है। दूसरा देखिए, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट है गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सेकंड है सड़कें बनवाना, थर्ड है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, फोर्थ है शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शिक्षा का प्रचार प्रसार। यानी कि ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए आपको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। भले ही आज बहुत आगे हमारा इंडिया चला गया हो, लेकिन अभी भी शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है, और जितना आगे होना चाहिए आज हम इंडियंस को, उतने आगे नहीं है बहुत सारे लोग। गाँव में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा देखिए, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज में किस सोच का परिणाम है। फर्स्ट है पुरातन, सेकंड है सकारात्मक, थर्ड है नकारात्मक, फोर्थ है संकीर्ण। ये सकारात्मक सोच है। अगर अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते तो ये समाज में सकारात्मक सोच का परिणाम है। ठीक है, क्योंकि बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश में मिलेगा। ठीक है, मैं तो आंसर बताते जा रहा हूं, आप लोग गद्यांश जब पढ़ेंगे आ जाएगा। देखिए, चौथा है महिला एक एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर आपको मिल रहा है, मैं दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। फर्स्ट है वित्तीय निर्भरता समाप्त, सेकंड है आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, थर्ड है आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, फोर्थ है वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता दिखाई दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा महिलाएं शिक्षित होंगी, वर्क फ्रॉम होम से वो पैसे आगे बढ़ सकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें। पांचवा देखिए, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। मतलब महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। फर्स्ट है हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं, सेकंड है नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, थर्ड है हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती है, फोर्थ नहीं, उनका भय मुक्त प्रतिबोध से मुक्त होना भी आवश्यक है। चौथा सही होगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप आर्थिक रूप से सशक्त हों, इसका मतलब यही नहीं है, उनका भय मुक्त यानी कि डर से मुक्त होना, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। क्योंकि अगर महिलाएं डरेंगी तो बाहर कैसे निकलेंगी, महिला जो है कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अपठित गद्यांश हो चुका है भैया, 5 नंबर क्लियर। 5 क्वेश्चन थे, 5 का आंसर हमने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे इतना ही मैं बता सकता हूँ, आगे भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। शब्द युग्म पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शब्द युग्म 2 नंबर का। देखिए, इसमें आपको जैसे फर्स्ट है अब्ज अब्द, आपको बताना सही अर्थ क्या होगा। फर्स्ट का है कमल और वर्ष, खा है वर्ष और कमल, गा है वृद्ध और जीर्ण, घा है चंद्र और सूर्य। तो शब्द युग्म में अब्ज अब्द का क्या अर्थ होगा।
इसका अर्थ होगा कमल और वर्ष। देखिए अब्ज का मतलब होता है कमल, अब्द का मतलब होगा वर्ष, तो फर्स्ट का वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखिए हर हरि, इसका सही आंसर क्या होगा? पढ़ने में थोड़ा सेम है। का है शिव और पार्वती, खा है हरण और हरा रंग, गा है शंकर और विष्णु, घा है विष्णु और शिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का शंकर और विष्णु। हर का मतलब होता है शंकर, हरि का मतलब होता है विष्णु। ठीक है, तो सेकंड का गा ऑप्शन राइट होगा। थर्ड देखिए अम्ब अम्भ, इसका सही आंसर क्या होगा? का है माता और पानी, खा है माता और पिता, गा है आकाश और स्वर्ग, घा है देवी और देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, देवी और देवता। अम्ब का मतलब देवी, अम्ब का मतलब देवता। बस हो गया, घा वाला ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही शब्द युग्म आपके एग्जाम्स में आते हैं और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर एकदम क्लियर आपके रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए इसको हम लोग हटाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। क्या आपको पता है? ठीक है, देखिए अरुण, अरुण को और हम किन नामों से जानते हैं? देखिए जो प्रातः का सूर्य होता है, सुबह सुबह का, उसको अरुण बोलते हैं। प्रातः का सूर्य या सूर्य का सारथी, ठीक है, सूर्य का सारथी। हल्का लाल रंग, इसको भी अरुण बोलते हैं, हल्का लाल रंग। ठीक है, ये आपका, इसके कई अर्थ होते हैं। 2 ही आपको लिखना है, मैं 3 बता रहा हूं। गरल, गरल को हम जहर भी बोलते हैं, जहर बोलिए या विष बोलिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, या इसको घास का बंधा हुआ पूला भी बोलते हैं, घास का बंधा हुआ पूला। ठीक है, ये क्या है ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट तनु, तनु को क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा तनु विलयन। ठीक है, तनु का मतलब होता है पतला भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, शरीर भी बोलते हैं, शरीर, स्वभाव भी बोलते हैं, स्वभाव। ठीक है, और सुकुमार भी बोलते हैं, सुकुमार। ठीक है, ये सब इनके नाम है। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं जो आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दिस आता है और भी कई आते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं आपके इंपॉर्टेंट, उसमें से मैंने 3 लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक 2 नंबर का आता है। अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश ग्रामर में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए स्त्री जो अभिनय करती हो, जो एक्टिंग करती है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? हीरोइन, या इसमें हम लोग बोलते हैं अभिनेत्री। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, जो अभिनय करती हो, एक्टिंग करती हो, अभिनेत्री ही तो होगी हिंदी भाषा में। ठीक है, दूसरा देखिए जिसे सहन ना किया जा सके, भैया कहते नहीं है बहुत ही असहनीय दर्द है, असहनीय। ठीक है, जिसे सहन ना किया जा सके वो असहनीय होगा। तीसरा सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, उसे हम लोग बोलते हैं सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको सत्यनिष्ठ बोलेंगे। ठीक है, तो थर्ड का आपका ये सही है। मतलब आपको एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना होता है कि अनेक शब्द के लिए हमारा एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो थर्ड का ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसी में वाक्य संशोधन। इसका मतलब क्या होता है? वाक्य में गलती है, सही करके लिखो। जैसे फर्स्ट है मुझे भारी दुख हुआ। देखिए इसमें गलती है, मुझे भारी नहीं बोलते इसको, मुझे अत्यधिक, या हाँ अत्यधिक दुख हुआ, अत्यधिक दुख हुआ। ठीक है, ये सही होगा। मुझे भारी नहीं बोलते हैं, मुझे अत्यधिक दुख हुआ, भी ये सही है। दूसरा देखिए तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं गलत है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, मांगना नहीं मांगनी चाहिए, क्षमा के साथ मांगनी लिखेंगे। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें। देखिए कृपया और कृपा दोनों नहीं लिखते, दोनों सेम ही है। कृपया को हटा दीजिए, इतना लिखिए आप ही बताने की, आप ही यह बताने की कृपा करें, यह लिख दीजिएगा, केवल कृपया हटाइएगा। यह बताने की कृपा करें, ये सही होगा। आप ही ये बताने की कृपा करें। कृपया और कृपा दोनों नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक।
अब स्टूडेंट हम आते हैं रस छंद अलंकार पे। बाय द वे हमने रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करेंगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। 6 नंबर वहां से बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आज हम रस छंद अलंकार इसमें भी पढ़ेंगे, तो एक रस एक छंद एक अलंकार पढ़ेंगे। एक रस हम पढ़ेंगे वीर रस, ठीक है, नाम से स्पष्ट है वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव उत्साह की अनुभूति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। यह मैंने एक ट्रिक बताया था। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह भी परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी लिखना होता है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उदाहरण, और उदाहरण हम लोग लिखेंगे ब्लैक से। चलिए लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक से लिखेंगे। इसका उदाहरण थोड़ा अच्छा है। साजी चतुरंग सैन, चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, उमंगधारी, ठीक है। सरजा शिवाजी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, जीतन चलत हैं, ठीक है। यानी कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। अभी भी दो लाइन है। देखिए आप जो भी एग्जाम्पल, जो भी उदाहरण आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूं वही लिखें, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बिहद नगारन के, ठीक है, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण इसका हो जाएगा। आपको अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। देखिए 4 लाइन का है, याद हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं याद हो रहा है तो आप दूसरा भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि, ठीक, तो इस प्रकार से आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा। 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जंग की बात की गई है तो आप लोग समझ जाइए जंग जो है वीरता का एक प्रतीक है, ठीक है। जो जंग लड़ता है वीर होता है। तो आप लोग चाहे तो स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। देखिए प्रस्तुत पद में शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना के प्रयाण का चित्रण है। शिवाजी के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, युद्ध को जीतने की इच्छा आलंबन है, नगाड़ों का बजना उद्दीपन है और हाथियों के मद का बहना अनुभाव है तथा उग्रता जो है वो संचारी भाव है। मतलब ये जो है ये शिवाजी की जो चतुरंगड़ी सेना है उसका ये चित्रण है, ठीक है। ये जो लाइन है, साजी चतुरंग सैनंग में उमंगधार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, ठीक है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। वीर रस छंद अलंकार वैसे मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। चलिए छंद को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो छंद होगा, ठीक है। रस छंद अलंकार ये भी 2 नंबर का आता है। इसमें हमने सोल्ठा को लिया है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। मैंने बताया सारे अगर रस, सारे छंद और सारे अलंकार पढ़ने हैं तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। 20 से 22 मिनट की वीडियो में 6 मार्क क्लियर हो जाएगा। देखिए सोल्ठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और ये दोहे का उल्टा होता है। देखिए दोहे में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं। इसमें क्या है, सोल्ठा में ये पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13, उसी का उल्टा, ठीक है। देखिए इसका उदाहरण समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे उदाहरण, हेडिंग डालेंगे और इसका उदाहरण खूब अच्छे से एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। इसमें हमें गिनना होगा मात्राएं, ये भी ध्यान रखिएगा। राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है। बयन अगोचर बुद्धि पर, ठीक है। 2 हमारा क्या हुआ, ये 2 चरण हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा नीचे मैं लिखता हूं ताकि मात्राएं गिनने में आसानी रहे। अभिगत, अकथ, अपार,
नेति नेति, नेति नेत नित, ठीक है, नेत नित, यानी कि नेति नेति रहेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, नेत रहेगा, ठीक है। नेत नेत नित निगम कह, ठीक है, ऐसे ये रहेगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले और तीसरे में क्या होंगी, 11-11 मात्राएं होंगी। तो चलिए गिनते हैं। देखिए ये रा पर आ का मात्रा है, 2 मात्राएं, इस पे अकेला है, 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इस पे भी 2 रहेगा, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है, फिर 1, फिर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। गिनिए, 2 को इस प्रकार से लिखते हैं, 1 को इस प्रकार से, तो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया। तो पहले और तीसरे में भी 11 होगा, तो देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो पहले तीसरे में 11-11, देखिए कॉमा लगा है यहाँ पे। दूसरे चौथे में 13-13, देखिए 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13 हो गया। और इसमें देखिए 2 1 3 2 5 1 6, ठीक है, 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। आप लोग मात्राएं गिनिए, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। 1 को हम इस प्रकार से लिखते हैं 1 की तरह, इसको 2, ठीक है। तो ये आपका होगा सोल्ठा। इसमें पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होंगी। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा सोल्ठा। सोल्ठा जो है एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और ये दोहे का उल्टा होता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अलंकार देखते हैं। अब देखिए अलंकार में हमने लिया है अनुप्रास अलंकार को, और अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही है क्या होता है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्त होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि उस ऐसी पंक्ति जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समझोगे कैसे? तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने ले लिया है, देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, ठीक है। तो उदाहरण इसका होगा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, देखिए इस पंक्ति में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। देखिए चारु चंद्र की चंचल, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आप चाहे तो स्पष्टीकरण ऐसे हेडिंग डाल के स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखिए स्पष्टीकरण में आप लोग लिखिएगा कि इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है, आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ठीक है। इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। बस हो गया, सिंपल सा था, ठीक है। तो 2 नंबर आपका यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है पत्र लेखन, ठीक है। ये आता है 6 नंबर का। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए हम एक टॉपिक पर पत्र लिखेंगे। अपने नगर की सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो पत्र लिखते समय मैंने आपको बताया था पत्र कैसे लिखें, टॉपिक पर वीडियो बना दिया हूं मैंने। आप लोग सर्च करेंगे पत्र कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। मतलब आपके नगर में अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है, तो लिखेंगे सेवा में
नगर पालिका अध्यक्ष मेरठ, मान लीजिए आप मेरठ के निवासी हैं, विषय किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं आप? अवैध कब्जे को हटाना। ठीक है, मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे, फिर विषय लिखकर किस विषय पर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, फिर मान्यवर या श्रीमान लिखकर हम अपने प्रॉब्लम को बताएंगे। जितना बड़ा आप कर सकते हैं। देखिए, हम लोहिया नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान कॉलोनी और उसके आसपास हो रहे अवैध कब्जे की तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं। यहाँ सार्वजनिक भूमि पर कुछ शरारती तत्वों ने कब्जा कर लिया है और वे वहां पर गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन गैर कानूनी कार्यों में जुआ, नशाखोरी, शराब का अवैध व्यापार और कुछ हद, देखिए दूसरा पेज मैंने यूज किया, आपका एक ही पेज में हो जाएगा, ठीक है, तक वैश्यावृत्ति भी शामिल है। इन शरारती तत्वों और इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण कॉलोनी की शांति और सुरक्षा पर प्रश्न चित्र लगने लगा है। आए दिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट व कॉलोनी वासियों के साथ गाली गलौज की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इस कारण बच्चों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इन शरारती तत्वों को कुछ राजनीतिक संरक्षण मिल होने के कारण हम में से कोई भी इनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल पाते। भाई जो लोग हैं जो तंग कर रहे हैं उनको कुछ कानूनी संरक्षण भी मिला है, कुछ राजनीतिक संरक्षण, जिससे उनको और बढ़ावा मिलता है। अतः आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी समस्या पर ध्यान देते हुए इसका अतिशीघ्र समाधान कराएं। अब भैया कॉलोनी है, शीघ्र कार्यवाही की आशा में, दिनांक, ठीक है, और समस्त लोहिया नगर निवासी। कितने लोग लिख रहे हैं? बहुत सारे लोगों का ग्रुप होगा, अकेले कौन जाएगा किसी के लिए पत्र लिखने, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 करके अपना अपना नाम वो लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पत्र लिखना होता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष मेरठ, विषय आपको लिखना है, फिर मान्यवर करके अपनी पूरी प्रॉब्लम बतानी है और नीचे आप लोगों को बताना है शीघ्र कार्यवाही की आशा में, आपको इधर साइड में जहां के हैं, ठीक है, उसको लिख देना है, बस हो गया, ठीक। तो ये हमारा पत्र लेखन भी फिनिश हो चुका है। अब हम आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पर जो कि है निबंध, ठीक है। निबंध में देखिए हमने लिया है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। निबंध में हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हेडिंग डाले रहेंगे तभी होगा। और सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार आपको हेडिंग जरूर डालना है। मैं पढ़ते हुए जा रहा हूं, ठीक है, इस सारे का नोट्स मेरे शुभम लेक्चरर ऐप पे ही आपको मिलेगा। देखिए प्रस्तावना में जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 1931 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं, सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। तो प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें इसी से रिलेटेड आपको लिखना होगा। फिर दूसरा हेडिंग हमने लिया है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। देखिए विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो 2 हाथ लेकर भी आता है। आशा यह है कि 2 हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है, वो है सीमित भूमि की समस्या। मतलब जनसंख्या क्या बढ़ रही है भाई, जमीन तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। वह है सीमित भूमि की। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। अतः जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना। मतलब जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा देश का विकास उतना ही कम होगा। तीसरा हेडिंग जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। देखिए प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल 1/4 भाग 25 वर्ष ही गृहस्थाश्रम के लिए था। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए। मतलब जो है कंपनियां आई हैं वो खुद मशीनों के द्वारा सारी चीजें बना लेती हैं। जो काम पहले मजदूर करते थे अब कंपनियां कर रही हैं, ठीक है, जिससे गाँव का आर्थिक ढांचा बहुत लड़खड़ा गया है। इस प्रकार सरकार द्वारा गाँव की लगातार उपेक्षा के कारण वहां विकास के अवसर उपलब्ध होते जा रहे हैं। उधर शहरों में स्वस्थ मनोरंजन के साधन स्वाल्प होने से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को प्रायः सिनेमा या दूरदर्शन
दर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में भी कमी बनने का सहायक हुए हैं। मतलब मृत्यु दर में कमी हो रही है, बच्चे लगातार हो रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखिए चौथा हेडिंग रहेगा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। भाई हम दो हमारे दो वाला नियम। आजकल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं एक लोग, एक ही कपल्स। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है, हम दो हमारे दो होने चाहिए। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम की जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करें। प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, उसके उज्जीवन से लोगों के संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियां जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के गर्भ निरोधक औषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग हो गया है। ठीक है, ये आवश्यक है। ठीक, लास्ट में हमारा एक हेडिंग रहेगा उपसंहार। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीण की आजीविका की खोज में शहरों की और पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। यानी कि जितना ज़्यादा अच्छा आपको गाँव में रहना लगेगा, उतना शहरों में नहीं। ठीक है, शहरों में भी प्रचार माध्यम द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। मतलब आपको कई हेडिंग डालना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या प्रस्तावना। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है, क्यों जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसको नियंत्रित कैसे करें, और लास्ट में उपसंहार। यानी कि 6 हेडिंग बहुत है प्रॉपर। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, हेडिंग बहुत अच्छे पे डालिएगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, निबंध 9 मार्क्स का ये आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही मैराथन क्लास थी। पूरा हिंदी का क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।